बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान लेटेस्ट सिचुएशन आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक तो आज के दिन में बहुत अहम फैसले होने जा रहे हैं। अहम तरीन दिन है पंजाब गवर्नमेंट को लेकर कि ये असम्बलियाँ तहलील होंगी या कोई और गेम हो जाएगा। जितनी भी पोजीशंस हैं वो सारी मैं आपके सामने रख देता हूँ और बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। पहले तो मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की मुलाकात हुई है काफ लीग के लोगों के साथ, यानी परवेज़ इलाही, मुनिस इलाही, इनके साथ मुलाकात हुई है। शाह महमूद कुरैशी साहब की, फवाद चौधरी साहब थे, दीगर कुछ और लोग थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सबके नाम मैं नहीं लेना चाहता, लेकिन चलें सब वहाँ पे मौजूद थे और बड़ी अहम एक मुलाकात हुई है। परवेज़ खटक साहब भी थे। इस मुलाकात में कुछ बुनियादी चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बातचीत शुरू हुई है। अगर आपको कोई ये कहे कि कोई फार्मूला तय पा गया है या इतनी सीटें मांग ली काफ लीग ने और इतनी सीटें दे दी पीटीआई ने, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों लोग बैठे और बैठकर उन्होंने कहा जी फार्मूला पे बात कर दें कि आपका और हमारा इत्तेहाद क्या होगा। तो इसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने कहा कि आप बताइए कि आप लोगों ने क्या सोचा है। तो उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी देखिए आपने डिमांड करना है और हम उसके ऊपर फिर आपको बताएंगे कि हम क्या आपके साथ कर सकते हैं। हम एक अलाइंस में आपके साथ रहना चाहते हैं और हमने आपके साथ काम किया भी है और हमारे कहने के ऊपर आप असम्बलियाँ तहलील कर रहे हैं। तो इस ताल्लुक़ को हम चाहते हैं कि फ़र्दर आगे भी हम एक अलाइंस के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए जाएँ। तो चौधरी बरादरान ने कुछ चीज़ों का यकीन दिलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एक तो उन्होंने बताया कि उनके बंदे उनके अपने कंट्रोल में हैं, यानी जो मुस्लिम लीग काफ के एमपीएज़ हैं वो चौधरी परवेज़ इलाही के कंट्रोल में हैं, ये दावा किया गया मीटिंग में। दूसरा, अभी तक उन्होंने कोई डिमांड नहीं की कि हमें कितनी सीटें दी जाएं। वो चाहते हैं कि उनका अलाइंस हो, यानी लाजमी बात है वो चाहेंगे कि ज़्यादा नशस्तों के ऊपर उनके उम्मीदवार खड़े हों और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहेगी कि बस जितनी मैक्सिमम दी जा सके उतनी दी जाए, उससे ज़्यादा ज़रूरत से ना हो। तो ये कहीं ना कहीं तो मामला तय पा जाएगा। लेकिन ये यकीन दिलाया गया कि बंदे अपने कंट्रोल में हैं। जो 10 बंदे एमपीएज़ हैं मुस्लिम लीग काफ के, उनमें से अक्सरियत परवेज़ इलाही साहब के कंट्रोल में है। अगर अक्सरियत कंट्रोल में है तो फिर इसका मतलब है कि एक बंदा भी दूसरी तरफ वोट नहीं डाल सकता, और अगर एक बंदा भी दूसरी तरफ वोट डाल देगा तो वो बंदा ना सिर्फ नाअहल हो जाएगा बल्कि वो डी सीट भी हो जाएगा और उसका वोट भी काउंट नहीं होगा, उसका फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। तो अभी तक उन्होंने कहा जी हमारे नंबर पूरे हैं और हम तगड़े हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी एक भी बंदा उधर वोट नहीं डाल सकता। तो स्पीकर ने भी एक फ़ैसला कर दिया है। ज़रा सिचुएशंस मैं आपके सामने रख देता हूँ और बड़ी अजीब सिचुएशन में सारे के सारे फंस गए हैं। सबसे पहले आप ज़रा नंबर्स देख लें। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उनके जो टोटल वोटर्स हैं उनकी तादाद है 180। जो पीडीएम के टोटल वोटर्स हैं अगर उनके साथ हम सारे आज़ाद शामिल कर दें और राह हक पार्टी का भी शामिल कर दें और पीएमएलएन के सारे बंदे आ भी जाएं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके साथ मौजूद हों, तो ये लगभग 180 बनते हैं। तो 180 और 180 360 हो गए। 10 जो हैं वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, 370 हो गए। और एक मेंबर जो है वो चौधरी निसार अली खान है जो बिल्कुल अपने आप को इर्रेलेवेंट रखे हुए हैं। तो इस तरह 371 का ऐवान इस वक्त मुकम्मल है। 180 पीटीआई, 180 पीडीएम, क्यू लीग के 10 और एक चौधरी निसार, इस तरह 371 पूरे हो जाते हैं। हुकूमत बनाने के लिए चाहिए 186 नंबर। इस वक्त जो परवेज़ इलाही हैं उनके पास जो हुकूमत बनाने के लिए नंबर्स हैं वो 190 के करीब हैं। वो कैसे? क्योंकि 180 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं। अगर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वोट निकाल भी दें तो 178 हो जाएंगे और वो वोट बाद में काउंट हो सकता है। जबकि 10 वोट जो है वो मुस्लिम लीग काफ के हैं, तो ये मिलाकर 190 मेंबर्स बनते हैं। जबकि अपोजिशन को उनके पास 2 ऑप्शन है ना। एक तो ये है कि वो जो एतमाद का वोट है वो परवेज़ इलाही साहब लेने की कोशिश करें। अब आज मुझे मेरे एक सोर्स ने बताया कि जनूबी पंजाब में और दीगर कुछ इलाकों में जो एमपीएज़ हैं उनको राब्ता किया जा रहा है और उन्हें कहा जा रहा है कि आपने वोट नहीं डालना परवेज़ इलाही को, आप इससे अपने आप को बाहर रखें वरना अगली मरतबा आप इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। मुख्तलिफ किस्म की धमकियाँ लोगों को दी जा रही हैं। बहरहाल ये मुझे अभी नाम भी कंफर्म हो जाएंगे एक आधे दिन में, तो मैं आपको बता भी दूंगा और कुछ चीज़ें अगर सामने आनी होंगी तो वो आ भी जाएंगी। एतमाद के वोट के ऊपर जो पीडीएम की जमातें हैं उनका ये मानना है कि अगर परवेज़ इलाही साहब आज शाम 4 बजे तक एतमाद का वोट नहीं लेंगे तो वो वज़ीर आला पंजाब नहीं रहेंगे, बल्कि गवर्नर फिर एक नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए वोटिंग करवाने का हुक्म देंगे। याद रखिएगा, एक ऑप्शन ये है।
दूसरा ऑप्शन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके हमायती ये कह रहे हैं, और कुछ आईनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ही रहेंगे और गवर्नर ने जो हुक्म दिया है वो हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी है। अच्छा, इस बारे में हमने एक केस का फैसला निकाला है जो हुआ 1996 में। 3 नवंबर 1996 में लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला है। हुआ क्या था, ये एक केस है, आप इसको इंटरनेट पे निकाल के पढ़ सकते हैं। मंजूर अहमद वट्टू वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये एक मुकदमा था जो लाहौर हाई कोर्ट में चला था। हुआ ये था कि अक्टूबर 1993 में इलेक्शन के नतीजे में मंजूर वट्टू पंजाब के वज़ीर आला बन गए। इनके पास सीटें बहुत कम थीं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अलाइंस बनाकर ये वज़ीर आला पंजाब बन गए थे। तो मंजूर वट्टू जो हैं वो 20 अक्टूबर 1993 को इन्होंने हलफ लिया था। 12 सितंबर 1995 तक ये वज़ीर आला थे। इनके खिलाफ पेश हुआ था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, इनके खिलाफ वोटिंग हुई थी, वोट पूरे ये नहीं कर सके थे और उनको बदलकर सरदार मोहम्मद आरिफ नकई बाद में वज़ीर आला पंजाब बन गए थे और ये बने थे 13 सितंबर 1995 को वज़ीर आला। यानी मंजूर वट्टू को हटाकर वज़ीर आला पंजाब बन गए आरिफ नकई साहब, सरदार आरिफ नकई साहब। उस वक्त भी मुस्लिम लीग नून ने यह गेम किया था। तो मंजूर वट्टू साहब अदालत चले गए। उन्होंने जाकर अदालत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में यह केस चलता रहा। तो मंजूर वट्टू साहब अदालत चले गए। उन्होंने जाकर अदालत में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ एक केस कर दिया और लाहौर हाई कोर्ट में यह केस चलता रहा। यह केस लगभग 14 महीने तक चलता रहा। इसी अदालत ने 3 नवंबर 1996 को, यानी 1 साल और लगभग 2 महीने बाद, 1.5 या 2 महीने बाद, लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और यह कहा कि अगर कोई इजलास जारी हो तो गवर्नर इजलास नहीं बुला सकता। मंजूर वट्टू ने भी यही कानूनी नुक्ता उठाया था कि हमारा इजलास चल रहा था और गवर्नर ने चलते हुए इजलास के अंदर यह कहा था कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। तो क्योंकि चलते हुए इजलास के अंदर दोबारा इजलास नहीं बुलाया जा सकता, तो गवर्नर का यह हुक्म गैर आईनी है। लिहाजा फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया कि गवर्नर का वाकई हुक्म गैर आईनी और गैर कानूनी था और वापस बहाल कर दिया मंजूर अहमद वट्टू को वज़ीर आला पंजाब। लेकिन इस हुक्मनामे में उन्होंने ये लिख दिया कि 5 सितंबर 1995 से, यानी आरिफ नकई से पहले से ये वज़ीर आला पंजाब हैं और यही वज़ीर आला पंजाब मौजूद रहेंगे जब तक कि ये हुकूमत चल रही है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला भी मौजूद है। अब इस फैसले की रोशनी में आप देखें तो लाहौर हाई कोर्ट के मुताबिक तो गवर्नर दोबारा नहीं बुलवा सकते इजलास जब इजलास चल रहा हो, और एतमाद का वोट लेने का नहीं कह सकते। पहले भी लाहौर हाई कोर्ट ने इसके ऊपर एक डिटेल फैसला दिया हुआ है और उसकी रोशनी में एक वज़ीर आला बहाल हो चुका है। सब्तैन खान साहब ने इसी पर मुश्तमिल 2 सफ़हात पर इसी नुक्ते को लेकर 2 सफ़हात पर मुश्तमिल रूलिंग जारी कर दी है, जिसमें गवर्नर पंजाब के एतमाद के वोट के लिए तलब किए गए इजलास को गैर कानूनी करार दे दिया गया है। स्पीकर की जानिब से जारी होने वाली रूलिंग में कहा गया है कि अरकान असम्बली की रिक्वेजिशन पर स्पीकर का तलब करदा पंजाब असम्बली का इजलास पहले से जारी है। 23 अक्टूबर से जारी इजलास आइन के मुताबिक है, जिसे सिर्फ स्पीकर ही बर्खास्त कर सकते हैं। मौजूदा इजलास के गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बर्खास्त होने तक गवर्नर नया इजलास तलब नहीं कर सकते। स्पीकर ने अपनी रूलिंग में लाहौर हाई कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया और लिखा कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक वज़ीर आला पर एतमाद का मामला सिर्फ उसी सेशन में ज़ेरे बहस आ सकता है जो इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर तलब किया गया हो। फैसले में कहा गया है कि गवर्नर उस वक्त तक खसूसी इजलास तलब नहीं कर सकता जब तक ऐवान का इजलास पहले से जारी हो। हाई कोर्ट के फैसले में बताया गया कि गवर्नर को आइन के आर्टिकल 109 के तहत इजलास तलब करने या रोकने का इख्तियार है। ताहम अब तक असम्बली का 41वां सेशन तलब किया गया है, लेकिन कभी रोका नहीं गया। फैसले में कहा गया है कि इसी सूरत में गवर्नर के पास वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास तलब करने का इख्तियार नहीं होता। ऐसी सूरत में वो कर नहीं सकते। और स्पीकर पंजाब असम्बली ने इसी फैसले को मद्देनजर रखते हुए करार दिया कि गवर्नर की जानिब से वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का हुक्म आइन की मज़कूरा शिक और कवायद के मुताबिक नहीं है, इसीलिए मजीद कार्रवाई नहीं हो सकती और इजलास मुलतवी कर दिया गया है। सब्तैन खान ने रूलिंग में लिखा कि मंजूर वट्टू वाले फैसले में, और यही वो वाला फैसला जो मैंने आपको पहले बताया था,
कि वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त दिया जाना ज़रूरी है, ये भी उस फैसले में लिखा था। और गवर्नर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने और बर्खास्त करने का इख्तियार है। गवर्नर ने 14 जून को पंजाब असम्बली का 41वां इजलास ऐवान इकबाल में तलब किया था, जो आज तक बर्खास्त नहीं किया गया है। उन्होंने कहा जी वकला से इसके ऊपर हमने बातचीत की है और पहले दिन से कह रहा हूं कि मेरे ख्याल में ये दुरुस्त है। बहरहाल अब आ जाए इसके ऊपर कि अगर फिर भी सब बज़िद रहते हैं और ताकतवर अपना गेम दिखाते हैं और ये साबित कर लिया जाता है किसी भी तरह के परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे, तो फिर क्या होगा? फिर गवर्नर करवा देंगे दोबारा वोटिंग, और अगर दोबारा वोटिंग करवाते हैं तो फिर चाहिए होंगे 186 नंबर हमजा शहबाज को या जिसको भी वज़ीर आला का उम्मीदवार बनाया जाएगा। तो 186 नंबर कैसे पूरे होंगे? इस वक्त जो अपोजिशन है उसके पास 180 नंबर्स हैं। उनको उम्मीद है कि 10 नंबर उनको मिल जाएंगे मुस्लिम लीग काफ के, लेकिन परवेज़ इलाही साहब का ये मानना है कि उनका अपना एक तो उनकी अपनी सीट है, वो तो कभी नहीं जाएंगे वहां वोट डालने के लिए। दूसरा 3 लोग ऐसे हैं उनके पास जो उनके बहुत करीब हैं, जो किसी सूरत भी, किसी भी लालच में, किसी भी खौफ में परवेज़ इलाही को नहीं छोड़ेंगे। और ये जो 3 लोग हैं इनको मिलाकर ये 4 लोग बन जाते हैं। अगर 6 लोग वहां चले जाते हैं तो 186 का मैजिकल नंबर पूरा हो जाएगा किसका? पीडीएम का, और वो अपना वज़ीर आला बना पाएंगे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पीएमएलएन के 4 लोग पीएमएलएन को छोड़ने का फैसला कर चुके हैं। ये मैं आपको फिर बता रहा हूं कि बाकायदा 4 लोगों ने यह दरखास्त की है कि इस मौके पर हम साथ नहीं देना चाहते पीडीएम का, हमारे साथ वादा किया जाए कि हमें इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट देगा तो हम फौरी तौर पे इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं और हम पीडीएम के उम्मीदवार को वोट नहीं करेंगे। और अगर वो वोट नहीं करेंगे तो होगा क्या? उनके वोट ना करने की सूरत में दूसरा कायदे ऐवान मुंतखब नहीं हो सकेगा। यानी परवेज़ इलाही भी एतमाद नहीं रखते, इस असम्बली का एतमाद उनके ऊपर भी नहीं है, और जो दूसरा कायदे ऐवान बनना चाहता है उसके पास भी वोट पूरे नहीं हैं। तो ऐसे में असम्बली तहलील हो जाएगी और फिर दोबारा पंजाब के अंदर इलेक्शन होंगे। अच्छा, इस तरह की जो असम्बली तहलील होगी, याद रखिएगा ये असम्बली परवेज़ इलाही ने खुद तहलील नहीं की। तो परवेज़ इलाही जो एस्टेब्लिशमेंट का उनके ऊपर एक दबाव है, और वो ये दबाव है कि आप असम्बलियां तहलील ना करें, तो परवेज़ इलाही ने ये बात भी मान ली और असम्बलियां भी तहलील हो गई। तो इस तरह वो एक पंजाबी की, एक उर्दू की मिसाल है कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, यानी एक तीर से 2 शिकार। यानी परवेज़ इलाही को असम्बलियां तोड़नी भी नहीं पड़ी और असम्बलियां तहलील हो भी गई। अगर ज़बरदस्ती ये कह दिया जाए कि परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला पंजाब नहीं है, तो नए वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब इसलिए नहीं हो सकता कि काफ लीग के अंदर से 3 बंदे इस्तीफे देने के लिए तैयार हैं परवेज़ इलाही समेत, कि हम 4 बंदे इस्तीफा दे देते हैं, आप अपना नया वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करवा लें। और फ़र्ज़ करें अगर मुस्लिम लीग काफ के 6 बंदे सिर्फ इस्तीफा दे दें तो फिर किसी का भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकता। सोचे ज़रा इस बारे में। अगर मुस्लिम लीग काफ के 6 बंदे इस्तीफा दे दें तो किसी का भी वज़ीर आला पंजाब नहीं बन सकता, इसलिए कि बाकी 4 बंदे जो हैं वो अगर पीटीआई के साथ हों तो उनका भी नहीं बनेगा, नून लीग के साथ हों तो उनका भी नहीं बनेगा, और फिर वो बंदों को दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा। और अगर उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहे कि हम भी इस्तीफा देकर जा रहे हैं तो फिर कोई और रास्ता नहीं बचेगा इलेक्शन के अलावा। अच्छा, अगर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी तो वो तो कभी कामयाब हो ही नहीं सकते पीएमएलएन वाले, वरना वो उस ऑप्शन को अपने लिए रखते, वहां हो नहीं सकते और वहां भी असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। लिहाजा अभी बहुत सारा खेल बाकी है। कुछ लोगों को लग रहा है कि गेम खत्म हो चुका है, लेकिन बहुत सारा गेम अभी बाकी है। अब जरा ऑडियो वीडियोस की लीक का जो एक सिलसिला जारी है, ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि कुछ बहुत अहम चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। हुसैन हक्कानी के जनरल रिटायर कमर जावेद बाजुआ साहब के साथ ताल्लुकात एस्टेब्लिश हो रहे हैं, और यह पता चल रहा है कि सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बंदे से दस्तखत करवाए गए थे बड़े तरीके के साथ, जिस वक्त एक पेज पर हुआ करते थे कि क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर फॉल ऑफ काबुल हो रहा है तो अमेरिका के साथ हमें ताल्लुकात के लिए एक लॉबिंग फर्म हासिल करनी है। और उसके बाद इमरान खान साहब से और मिनिस्टर से और कैबिनेट से बाला बाला पैसा भी बाहर भिजवाया गया, एक अमरीकी फर्म को दिया गया लॉबिंग के लिए, और वहाँ पे कंसल्टेंट के तौर पे हुसैन हक्कानी मौजूद थे। और मुबैना तौर पे ये इतलात हैं, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि दुबई में हुसैन हक्कानी की मुलाकात भी हुई थी जनरल बाजुआ साहब से, और हुसैन हक्कानी के बारे में शीरी मज़ारी ये क्लेम कर रही हैं कि जनरल बाजुआ ने एक मीटिंग के अंदर कोशिश की कि उनको ये राज़ी किया जाए कि हुसैन हक्कानी के ज़रिए से अमेरिका में लॉबिंग की जाए
तो उसकी सख्त मुखालफत की गई थी। अब सवाल यह पैदा होता है कि इमरान खान क्यों एक ऐसी लॉबिंग फर्म हासिल करेंगे या हायर करेंगे जिसमें हुसैन हक्कानी लॉबिंग कर रहे होंगे। इमरान खान साहब तो उनके खिलाफ हैं, लेकिन उसके बाद फिर हमने देखा कि जनरल कमर जावेद बाजवा जैसे चाहते थे या जो चीज़ें सामने आ रही हैं, हुसैन हक्कानी वहाँ पे लॉबिंग अमेरिका में कर रहे थे और उस लॉबिंग का नतीजा मुबैना तौर पे ये निकला कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में अमेरिकन के तासुरात कुछ और थे और इमरान खान साहब के बारे में अमेरिकन के तासुरात ख़राब होते चले गए। क्या डोनाल्ड लू को ये इंफॉर्मेशन वहीं से पहुंचाई गई? ये बड़े अहम सवालात हैं जो खड़े हो रहे हैं और इन सवालात के खड़े होने के बाद हालात कोई आसान नहीं होंगे। बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो उनके जवाब देने पड़ेंगे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इस किस्म की ऑडियोज़, फेक ऑडियोज़, जाली ऑडियोज़ या कोई बहुत पुरानी अगर असली ऑडियोज़ हैं तो ये सारी चीज़ें और कोई वीडियोज़ हैं या किसी की बहुत पुरानी तस्वीर है या कोई वीडियो है, तो इस तरह की चीज़ों से अब ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये एक गंदा खेल है। मुल्क डूब रहा है, मुल्क की इकॉनमी कहाँ पहुँच गई है, मुल्क जो है वो दहशतगर्दी का शिकार हो रहा है, गवर्नेंस ज़ीरो हो चुकी है। वो लोग जो ये दावे करते थे कि इमरान खान को उन्होंने उंगली पकड़कर चलाया और मईशत को उन्होंने चलाया, वो आज पीडीएम की मईशत क्यों नहीं चला पा रहे? मईशत का भट्टा बैठ गया पकड़ के और कुछ भी पाकिस्तान के पल्ले नहीं रहा, तो वो लोग अब चला लेना मईशत को, अब क्यों नहीं चला रहे? देखिए कुछ तो था इमरान खान में जो वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था। तो मामला बड़ा सादा और साफ है कि इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ये नज़र आ रहा है कि निज़ाम, बदबूदार निज़ाम घटिया से घटिया लेवल तक जाने के लिए तैयार है और हर वो चीज़ करना चाहता है, चाहे वो चीज़ असली हो या नकली हो या कुछ भी हो, जिससे इमरान खान का रास्ता रोका जाए। क्योंकि करप्शन तो उनको मिली कोई नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग कोई नहीं मिली, बेईमानी कोई नहीं मिली, किकबैक्स कोई नहीं मिली और बेशुमार चीज़ें जो हुक्मरान करते हैं वैसी कोई चीज़ नहीं मिली। तो अब निजी लेवल की चीज़ें निकाल के और बना के एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। मुझे नहीं लगता ये कौम अब इससे भी मानेगी। ये 2-4 दिन में इस बारे में से हवा निकल जाएगी और फिर होगा क्या? होगा वही जिससे आप भाग रहे हैं, इलेक्शन। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।